बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं, उन पर विस्तृत चर्चा होती है और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं, वो भी लाइव। अलग अलग माध्यमों से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर, जिससे जुड़े हुए आज हम आपके प्रश्न कार्यक्रम में शामिल करेंगे और अपने विषय विशेषज्ञों के समक्ष रखेंगे। तो नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है मोटे अनाज का उत्पादन और उसका निर्यात, और साथ ही बात करेंगे कृषि शिक्षा व स्वरोजगार की। दोनों ही विषयों से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप अपने सवाल हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लें 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यानी अपने स्मार्टफोन से व्हाट्सएप में जाएं और अपने सवाल हमारे इस नंबर पर 8800520717 पर सवाल हम तक पहुंचाएं। आप टेक्स्ट के माध्यम से भी अपने सवाल यानी लिखकर भी भेज सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वॉइस मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। तो आज हमारे साथ दो मेहमान रहेंगे कार्यक्रम में, जिनसे हम दोनों विषयों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले ईमेल आईडी भी आप नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। तो आप हमें अपने सवाल टोल फ्री नंबर पर कॉल कर भी बता सकते हैं, हम अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान रखें, जब भी आप हमें फ़ोन करें सुनिश्चित कर लें कि आप नेटवर्क क्षेत्र में ही हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा शोर ना हो, ताकि आपके सवाल को हम स्पष्ट सुन लें। अपने सवाल को आप कम शब्दों में समेटने का प्रयास करें। इसी तरीके से जब आप अपने सवाल व्हाट्सएप करें तो अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर मेंशन करें, और वहाँ भी सवाल को स्पष्ट हम तक पहुँचाने का प्रयास करें, यानी अपने सवाल को कम शब्दों में ही लिखें, ईमेल हो चाहे व्हाट्सएप हो। आज के दो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जो कि अगले 1 घंटे तक आपके सवालों के जवाब देंगे। उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर तरुण बजाज जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप निदेशक हैं एपिडा नई दिल्ली में, और जो हमारा आज का पहला विषय है यानी मोटे अनाज का उत्पादन और उसका निर्यात, इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे और सवालों के जवाब लेंगे। हमारा दूसरा जो विषय है कृषि शिक्षा व स्वरोजगार, उस पर बात करने के लिए डॉक्टर PK जैन जी हमारे साथ हैं, निदेशक कृषि विद्यापीठ दिल्ली से हैं सर आप, और इग्नू से। और जो हमारा दूसरा विषय है कृषि शिक्षा और स्वरोजगार, उससे संबंधित जो भी सवाल होंगे वो सीधा हमें डॉक्टर PK जैन उसका जवाब देंगे, और इस पर हम विस्तृत उनसे जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर बजाज, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से मोटे अनाज की एक तरीके से हम कहें कि क्रांति सी है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बीता साल पूरा मिलेट ईयर के तौर पर हमने मनाया, और भारत को एक मिलेट हब की तरह डेवलप किया जाए, इस दिशा में सरकार बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, और हमारी इस स्ट्रेंथ को दुनिया में भी पहचाना जा रहा है। तो जब हम दुनिया की बात करते हैं, अब तो पूरी दुनिया एक बाजार है, तो मिलेट या फिर मोटे अनाज के निर्यात के क्षेत्र में किस तरह की वृद्धि या सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं इन प्रयासों से? बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, और सकारात्मक बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, घरेलू बाज़ार में भी और विदेशों में भी। अब आप देखिए, आप घरेलू बाज़ार में भी देखिए, हर जगह अब आप चाहे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, वहाँ पर भी आपको मिलेट से संबंधित कुछ ना कुछ जो है व्यंजन मिल जाते हैं आपको। और बाज़ारों में आप जाते हैं खरीदारी के लिए, तो आप देखते हैं कि वहाँ भी मिलेट्स के उत्पाद जो हैं वो अब उपलब्ध हैं, जिन्हें आप खरीद सकते हैं। मिलेट से मिक्स किए हुए उत्पाद भी जो हैं वो भी काफ़ी अब हमारे पास वैरायटी अब अवेलेबल है, और लोग खरीद भी रहे हैं। विदेशी बाज़ारों में हमारे जो है, जब हमने विदेशों में इसको प्रमोट किया,
अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। तो जो हमारे भारतीय मूल के या इस सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वहाँ पर, वो तो एटलीस्ट जानते हैं, तो उनको इसको समझने में मुश्किल नहीं हुई, तो उसको अपनाने में वहाँ पर उन्होंने जल्दी अपनाया, जैसा कि हम अपने घरेलू बाजार में देख रहे हैं। जो वहाँ के नागरिक हैं उनके लिए ये एक लर्निंग थी, या लर्निंग के रूप पर चल रहे हैं कि वो देखते हैं कि इसके क्या फायदे हैं। और चूंकि स्वास्थ्य से संबंधित इसके बहुत लाभ हैं, एनवायरनमेंट से संबंधित लाभ हैं, तो इसलिए काफ़ी मात्रा में इसका जो है वो प्रचलन होना शुरू हो गया है, प्रचार भी हो रहा है और इसका जो है बाजार भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि हमारे देश में तो ये प्रचलित रहा ही है, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं लगभग खान पान हमारा मिलता जुलता है, तो वहाँ पर भी मिलेट कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसे अब प्रचारित किया जा रहा है। इस क्षेत्र में एक्सटेंशन वर्क काफ़ी बेहतर किया जा रहा है, ताकि जो हमारे देश की ताकत है, या कहें मिलेट्स जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी उसमें बड़े स्तर पर उगाया जाता है और उगाया जा रहा है, रकबा भी लगातार इसका बढ़ रहा है, तो उसे क्यों ना प्रचारित किया जाए, उससे क्यों ना किसानों तक लाभ पहुंचाया जाए, जिसके बहुत सारे लाभ हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी है। ये ऐसी फसल है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स डालने की आवश्यकता नहीं होती, यानी क्लाइमेट चेंज की जो स्थिति जो बनती जा रही है उसमें ये फसलें डटकर खड़ी रह सकते हैं, जिसके बारे में भी डॉक्टर बजाज ने भी जिक्र किया। तो आइए पहले इसी से जुड़े अपनी रिपोर्ट देख लेते हैं। साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया गया। भारत ने मोटे अनाजों और उनसे बने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के जरिए भारतीय मोटे अनाज, व्यंजनों, मूल्य वर्धित उत्पादों को विश्व स्तर पर काफी बढ़ावा मिला। भारत में G20 की अध्यक्षता, मिलेट कलिनरी कार्निवाल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्यक्रम, शेफ सम्मेलन, किसान उत्पादक संगठनों की प्रदर्शनी, रोड शो, किसान मेले, इंडोनेशिया और दिल्ली में आसियान भारत पोषक अनाज महोत्सव के दौरान मोटे अनाजों को काफी बढ़ावा दिया गया। भारत को श्री अन्न के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया। बता दें कि 2021-22 में मोटे अनाज का निर्यात 62.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 75.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा और अप्रैल-नवंबर 2023 तक 45.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वर्तमान निर्यात के साथ मोटा अनाज वैश्विक बाजार में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। मूल्यवर्धित मोटा अनाज उत्पादों सहित अन्य अनाज के निर्यात में यह उल्लेखनीय वृद्धि है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 12.4% की वृद्धि है। भारत जिन प्रमुख देशों को मोटे अनाज का निर्यात करता है उनमें संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, सऊदी अरब, लीबिया और ओमान शामिल हैं। साथ ही भारत मिस्र, ट्यूनीशिया, यमन, ब्रिटेन और अमेरिका को भी मोटे अनाज का निर्यात करता है। भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले मोटे अनाजों में बाजरा, रागी, कनेरी, ज्वार और कुट्टू शामिल हैं। तो देखा आपने, वैश्विक बाजार में मोटे अनाज मिलेट्स श्री अन्न की मांग बढ़ रही है, हमारा निर्यात भी बढ़ रहा है और घरेलू मांग में भी इसमें इजाफा हुआ है। इसके अलावा मिलेट से बने कई उत्पाद भी बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। आगे इस पर और विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा दूसरा विषय है उस पर अब चर्चा करते हैं, कृषि शिक्षा व स्वरोजगार। तो हमारे साथ डॉक्टर PK जैन जी हैं। सर, अगर कृषि शिक्षा की बात करें तो एक समय था जब इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारियाँ भी नहीं होती थी कि कृषि वैज्ञानिक भी होते हैं, लैब में काम होता है कृषि के क्षेत्र में जो नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, लेकिन अब कम से कम इतनी अवेयरनेस है और
इस कृषि शिक्षा की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इससे जुड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, जो कोर्सेज हैं, वहाँ छात्रों की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं एक नया आयाम कृषि शिक्षा या स्वरोजगार के इस क्षेत्र में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, देखो, कृषि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जब कृषि शिक्षा की बात करते हैं तो उसकी आवश्यकता क्यों है, पहले इस पर थोड़ा विचार करने की बात है। तो हम देखेंगे लास्ट 20-25 साल में देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई है और ये उन्नति लाने के लिए कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान, कृषि प्रसार, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हम देखते हैं कि जो आज की कृषि है उसकी बात करते हैं, वो प्रतिस्पर्धी कृषि हो गई है। प्रतिस्पर्धी कृषि इसलिए है कि किसान को अपने खेत में भी उसके जो जितने संसाधन हैं, लिमिटेड संसाधन है, सीमित संसाधन है, उनको कौन सी फसल भी यूज करना चाहिए। हम मोटे अनाज के लिए करें या हमारे जो वीट और जो गेहूं हैं बात करें, या पेडी की बात करें, या पल्सेज क्रॉप लगाएं, हमारे जो दलहनी फसलें हैं उनके लिए लगाएं, या फल और सब्जी वाली फसलें लगाएं, या हम कुछ पशु हमारे खेत पर रखें, तो उस सब उनमें भी एक प्रतिस्पर्धा है आजकल। किसान भी बहुत जागरूक हो गया है आजकल। साथ ही साथ बाजार भी एक महत्वपूर्ण एक रोल अदा कर रहा है कि कौन सी फसलें लगाएं, कौन सी हम लाइव स्टॉक से रिलेटेड लगाएं, या साथ ही साथ हमारा जो सबका उद्देश्य ये है कि कृषि क्षेत्र में कैसे आमदनी बढ़ाएं, एक मुख्य उद्देश्य हो गया। तो आमदनी बनाने के लिए अब क्या हो गया कि कृषि में हम फसलें उगा लेते हैं, लेकिन फसलों के साथ साथ कुछ और करना है हमने, तब जाके कृषि, क्योंकि हमारे जो लैंड है, भूमि है, वो एक सीमित है। जी जी जी। उसी सीमित भूमि में सीमित संसाधनों से पानी की जो अवेलेबिलिटी है, पानी की उपलब्धता भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ऐसे की सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में हमें निर्णय लेने के लिए कृषि क्षेत्र में भी अच्छे लोगों की, जो शिक्षित लोग हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, उनके लिए जरूरत है। और खासकर कृषि के क्षेत्र में हम देखते हैं कि अभी भी कृषि के क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे कम हैं, तो ऐसे लोग ज़्यादा हैं अभी भी, जो खेती करने वाले लोग ऐसे ज़्यादा हो, तो उनके लिए कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में तकनीक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम बात करें, ड्रोन चलाए जा रहे हैं, ड्रोन दीदियाँ बन रही हैं। तो ये सब कुछ संभव कैसे हो पाएगा जब तक कृषि शिक्षा को और हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे या फिर इसे और मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम तकनीक को सही तरीके से, उसका पेनिट्रेशन गांव-गांव तक, पंचायत स्तर तक नहीं हो पाएगा। इसीलिए कृषि शिक्षा को हमारी सरकार भी काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है और इससे जुड़े हुए कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या फिर कहें कार्यशालाएँ भी आयोजित की जाती हैं, ताकि वो किसान जो कि फॉर्मली अगर एग्रीकल्चर एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, तो कम से कम इन कोर्सेज़ के माध्यम से वो अपने आप को मजबूत कर सके और सक्षम बना सके। आगे बात होगी इस पर और विस्तार से, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो
तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं तो आज के विषयों के बारे में आपको फिर से बता दें। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की खेती और इसके निर्यात के बारे में, और साथ ही हमारा दूसरा विषय है कृषि शिक्षा और स्वरोजगार। आइए, जो हमारा आज का जो दूसरा विषय है यानी कृषि शिक्षा और स्वरोजगार, उस पर कुछ और बातें हम जानते हैं। पीके जैन जी, जैसे कि हम कृषि शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मुख्य रूप से किस तरह की हमारे यहाँ पाठ्यक्रम है, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनसे हमारे छात्र जो 12वीं करके निकल रहे हैं या 10वीं के बाद करना चाहते हैं, किस किस तरह के उनके पास विकल्प हैं? जब हम कृषि शिक्षा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो स्कूल लेवल की कृषि शिक्षा है वो हमारे देश में बहुत कम है। मतलब हम जो सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी लेवल की कृषि शिक्षा की बात करेंगे तो कुछ ही स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ पर कृषि शिक्षा में आप 12th कर सकते हैं या लेकिन हम देखते हैं कि कृषि शिक्षा को जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लोगों के लिए ज़रूरत है, या कृषि जो युवाओं के लिए कृषि के लिए जो स्किल बेस्ड कोर्सेज की बात करें, उस तरह की कृषि शिक्षा में अवसर पहले स्कूल लेवल में बहुत कम है। हालांकि हम बात करते हैं कि जो हायर एजुकेशन की बात करें, जो बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें हम, या एमएससी एग्रीकल्चर की बात करें, तो हमारे देश में बहुत ही अच्छी संरचनात्मक कृषि शिक्षा है। लेकिन जो जिस तरह की हमारी कृषि है, मतलब ग्रामीण युवा सभी लोग तो हायर एजुकेशन में नहीं आ पाते। अभी भी हम बात करें कि जो जितने युवा हमारे यहाँ से ग्रेजुएट करते हैं तो उसमें कृषि क्षेत्र के लोग बहुत कम हैं। जी जी जी। तो कृषि क्षेत्र में हमें एजुकेशन बढ़ानी चाहिए। अब किस तरह की एजुकेशन हमने बढ़ानी चाहिए? हमें ऐसी कृषि की शिक्षा की जरूरत है जिसको करने के बाद हमारे युवाओं को कुछ रोजगार मिल सके। जी बिल्कुल, यानी ये बात सुनिश्चित होनी चाहिए कि अगर आप कृषि शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, ऐसे कोर्सेज करते हैं, तो उसके बाद आपको रोज़गार भी मिल सके, आप स्वरोजगार के क्षेत्र में अपनी पहचान बना सके, और आपके अपने गांव, अपने क्षेत्र में ही आप अगर ऐसे रोज़गार से जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पलायन की जो समस्या है वो भी घटेगी, वो भी कम होगी। आइए देखते हैं, से जुड़े हमारी रिपोर्ट। हमारे देश भारत में कृषि के मायने बदल रहे हैं, खेती के तरीके बदल रहे हैं और बदलाव से मिलने वाले परिणाम हमें आर्थिक मजबूती दे रहे हैं। कुछ दशक से किसान खेतों में नहीं बल्कि शिक्षा संस्थानों में भी तैयार हो रहे हैं। आज ऐसे कई पाठ्यक्रम हैं जो युवाओं को सीधे कृषि से जोड़ रहे हैं, जिसमें सबसे अहम भूमिका है 1905 में शुरू हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की। मौजूदा समय में नवीन अनुसंधानों से नई किस्में इजाद होने लगी, जिससे पैदावार में इजाफा हुआ। वर्तमान में भारत में करीब 63 अनुसंधान संस्थान और 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 59 कृषि विश्वविद्यालय और 4 समतुल्य विश्वविद्यालय हैं, जिसमें शिक्षा ले रहे युवा एक उन्नतशील देश को रूप देने में लगे हुए हैं। ये युवा वर्ग कृषि में नए सुधार और विपरीत हालात में भी अच्छी पैदावार के लिए रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें रासायनिक की जगह जैविक व प्राकृतिक खेती के लिए बेहतर विकल्प, उन्नत कृषि यंत्र, कम पानी वाले क्षेत्रों में भी भरपूर पैदावार लेने की विधियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, खेती के साथ स्वरोजगार की परिकल्पना को भी पूरा किया जा रहा है। युवा शिक्षा के दौरान ही एग्री स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जिसमें सरकार भी भरपूर सहयोग कर रही है। देश में अकेले एग्री स्टार्टअप की संख्या करीब 2000 हो चुकी है। वहीं अन्य क्षेत्रों को मिलाकर 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जो युवाओं को नौकरी तलाश करने की समस्या का समाधान करते रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक हैं।
तो देखा आपने कृषि शिक्षा पर हमारी ये रिपोर्ट। अगर आपके कोई भी सवाल है, हमारे आज के जो 2 विषय हैं, यानी जहां हम एक तरफ मोटे अनाज के निर्यात की बात कर रहे हैं, उसके उत्पादन पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपके सवाल भी लेंगे। इसके अलावा कृषि शिक्षा, स्वरोजगार, इस पर भी अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कोई आशंका है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो ये मंच आपके लिए है। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और सर, एक हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आया है और ये मोटे अनाज से जुड़ा हुआ है और हमारे दर्शक हैं जिन ये जानना चाहते हैं कि क्या मोटे अनाज का निर्यात हम ऑनलाइन कर सकते हैं। और जो हमारे दर्शक हैं ये महाराष्ट्र से हैं, श्री गंगाराम जी। डॉक्टर बजाज, ई कॉमर्स से तो बहुत ज्यादा हो रहा है निर्यात। जब शुरू में स्टार्टअप अपना शुरुआत जो कार्यक्रम जो बेचने का जो है वो ई कॉमर्स से ही करते हैं। और ऑनलाइन ई कॉमर्स जिसको D2C बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ है, क्योंकि आप इसमें थोड़े खर्चे में आप जो है वो कस्टमर तक सीधा पहुंच सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। इससे शुरू करके धीरे धीरे फिर आप जो है ऑफलाइन जिसको बोलते हैं उसमें भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इससे आप निर्यात भी कर सकते हैं और घरेलू बाजार में भी बेच सकते हैं। और ये अच्छा तरीका है, इससे आपका जो है प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाएगा। अब तो और बहुत से तरीके चले हैं सोशल मीडिया पर, दूसरे भी माध्यम है जिससे आप पॉपुलर भी कर सकते हैं, मार्केटिंग भी कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन आप बेच भी सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया कि बिल्कुल ई कॉमर्स के माध्यम से आप बाहर भेज सकते हैं इसे, और अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं डॉक्टर प्रवीण, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसे कि हम स्वरोजगार की बात कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, और आपने बताया कि किस किस तरह की हमारे जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनके पास विकल्प हैं। और आपने एक बात ये भी कही कि ये चीज़ भी सुनिश्चित होनी चाहिए कि अगर वो ऐसी पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद उन्हें रोज़गार ज़रूर मिले। यही सबसे बड़ी आशंका का विषय भी है कि जब हम बड़े या हायर एजुकेशन में जाने की सोचते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हाँ, मुझे इसके बाद नौकरी या काम या स्वरोजगार मिलेगा ही नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि तस्वीर बदल रही है और अब युवा ज़्यादा इसमें रुझान ले रहे हैं, उन्हें रोज़गार भी मिल रहा है? आपका जो लास्ट वाक्य था ना, अंतिम वाक्य, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में युवाओं को बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जी सर। क्योंकि युवाओं का इंटरेस्ट कृषि क्षेत्र में कैसे बना रहे, वो खेत में जाके काम करे, उसको कैसे करना, उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी जो कृषि है हमारी, उसको बहुत ही तरह से आर्थिक रूप से सक्षम बनाना पड़ेगा। बहुत ल्यूक्रेटिव जो वर्ड है इंग्लिश में, उसको हम यूज करके, क्योंकि आर्थिक रूप से उनको ज़्यादा आमदनी होगी तो उसके लिए बहुत ही युवा कृषि क्षेत्र में रुकेंगे। और उसके लिए एग्रीकल्चर को ऑफकोर्स इनोवेटिव होना, जो नवोन्मेषी होना बहुत ज़रूरी है। और जो हम कृषि शिक्षा की बात करते हैं तो आजकल की जो कृषि शिक्षा है, जो हमारी पारंपरिक शिक्षा पद्धति, उसमें कौशल को विकास के लिए इतने अवसर नहीं है। मतलब उसमें प्रैक्टिकल भी हम बात करते हैं, सैद्धांतिक पूरी पढ़ाई करते हैं, लेकिन कौशल और उद्यमिता, ये दोनों को बहुत ही ज़्यादा हमें हमारे जो पाठ्यक्रम है उनमें शामिल करना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इंदिरा गांधी जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ पर एक कृषि विद्यापीठ है, वहाँ पर हमने कोर्सेज को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जो वो पाठ्यक्रम करने के बाद में वह रोजगार के, स्वरोजगार के अवसर उनको मिलते हैं। मतलब वो अपने कृषि के क्षेत्र में उनके पास एक छोटा फील्ड है और वहाँ पर फल सब्जी उसका उत्पादन हो रहा है, तो बाज़ार में सीधा फल सब्जी बेचेगा। साथ ही साथ में कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया और बाज़ार में उसको मूल्य नहीं मिल पा रहा, तो वो क्या करेगा किसान? तो क्या हम किसान को ऐसा सक्षम बना दे कि वहाँ पर ही कुछ मूल्य संवर्धित प्रोडक्ट या वहाँ पर बना सके? तो इस तरह की शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए हमने इग्नू में कृषि विद्यापीठ के द्वारा काफ़ी अच्छे पाठ्यक्रम, जिससे एक एडिशनल अतिरिक्त उसको आमदनी हो, ऐसा हमने काफ़ी प्रयास किया है। जी बिल्कुल। तो अतिरिक्त आमदनी हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर, धीरज हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश से फ़ोन किया है। धीरज जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताएं क्या प्रश्न है। हेलो जी जी धीरज जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैम। जी बताएं, प्रश्न बताइए। मैम, हम ये कृषि विद्यापीठ के बारे में जानना चाह रहे हैं। धीरज जी, आपकी आवाज़ नहीं स्पष्ट रूप से हम तक पहुंच पा रही है, आप थोड़ा ऊंचा बोलें।
हम कृषि शिक्षा के ऊपर ही जानना चाह रहे थे मैम। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैम हमें भोपाल में सेंटर कहाँ पड़ेगा, मतलब हमारे मध्य प्रदेश में? अच्छा, अभी आप क्या करते हैं? अभी कितनी पढ़ाई की आपने? अभी हम 12th किए हुए हैं मैम और कृषि करते हैं, खेती। अच्छा, ठीक है सर, क्या बताना चाहेंगे? भोपाल में एक हमारा इग्नू का खुद का क्षेत्रीय केंद्र है और वहाँ पर आप जाके बहुत सारे सेंटर हैं भोपाल के आसपास हमारे, और मध्य प्रदेश में जबलपुर में भी हमारा क्षेत्रीय केंद्र है। दोनों जगह जाकर आप बात करेंगे तो हमारे 15-16 प्रोग्राम है। पोल्ट्री फार्मिंग का हमारे यहाँ प्रोग्राम है, बी कीपिंग का हमारे यहाँ प्रोग्राम है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमारे यहाँ प्रोग्राम है, सेरीकल्चर का हमारे यहाँ प्रोग्राम है। अगर आप डेयरी से रिलेटेड किसान हैं तो डेयरी टेक्नोलॉजी का हमारे यहाँ प्रोग्राम है। फल सब्जियों के आप अगर उत्पादक है तो मूल्यवर्धित जो उत्पाद कैसे बना सकते हैं फल सब्जियों से, उससे रिलेटेड प्रोग्राम है। तो उनके लिए हमने अलग अलग सेंटर बना रखे हैं। जिस तरह का प्रोग्राम है उसके लिए जहाँ पर प्रैक्टिकल की जो वहाँ करना है उसके अकॉर्डिंगली हमने सेंटर बना रखे हैं। तो हमारा जो केंद्रीय रीजनल क्षेत्र है, केंद्र है भोपाल में, वहाँ जाकर एक बार आप बात कर लीजिए, आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। जी जी बिल्कुल। और अगर और भी कोई सवाल है दर्शकों के तो ज़रूर हमें कॉल करें, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर तो आपको पता ही है। एक और हमारे पास कॉल आया है, आइए बात कर लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा है बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंद स्वरूप जी बताइए क्या सवाल है आपका, किस विषय पर? जी हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ जो घरेलू रोपाई होती है तो उसमें मोटे अनाज में आटे के रूप में, चावल के रूप में कौन से मोटे अनाज इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरे जो मोटा अनाज होता है तो इसके कौन से प्रोडक्ट बना करके हम बाजार में उतार सकते हैं जिससे जो है अच्छा लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं? बहुत अच्छे सवाल है नंद स्वरूप जी, बहुत जागरूक किसान है आप। डॉक्टर बजाज क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आटे के रूप में तो आप बहुत से ऐसे जो श्री अन्न हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रागी भी, ज्वार भी, बाजरा भी और जो दूसरे कुट्टू भी, ये सब आप आटे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने जिक्र किया कि मैं कौन से उत्पाद बना सकता हूँ, तो मैं आपको ये बताऊँ कि हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के साथ मिलके 500 से अधिक ऐसे उत्पाद हैं जिनको हमने उनके साथ मिलकर तैयार करवाया है, जिससे कि जो अब उसको बनाकर और बाज़ारों में बेच भी सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि लगभग 500 से ज़्यादा स्टार्टअप भी आ गई हैं जो इन उत्पादों को बना रही हैं। आज की डेट में आप कोई भी जो खान पान की वस्तु ले लीजिए, चाहे आप जो ऐसी प्रचलित वस्तुएं हैं जो हमारे अपने खान पान में हैं या किसी और के खान पान में भी हैं, उनको भी आप देखेंगे तो सब में श्री अन्न से जुड़े हुए जो है उत्पाद उपलब्ध हैं। मैं उदाहरण ही देता हूँ, हम पराठा खाते हैं, रोटी आपने जैसे कहा वो बनती है। हम लोग जो हैं वो और अन्य चीज़ें बनाते हैं, पास्ता, जो उत्पाद हैं जिनको खाने में लोग आजकल प्रचलित हो गई हैं, कुछ भी आप पूछ लीजिए, नूडल्स, और उन सब में जो है अब श्री अन्न से बने उत्पाद बनने लगे हैं। 500 से ज़्यादा ऐसे उत्पाद हैं जो कि अब बनाए जा सकते हैं और उनको बाजार में बेचा जा रहा है। आप भी इस तरफ ज़रूर सोचिए। बिल्कुल, और अच्छी बात है कि हमारे दर्शक इस दिशा में रुचि भी दिखा रहे हैं। एक और कॉलर है, आइए उनसे हम बात करते हैं। विपिन है जिन्होंने सागर से कॉल किया है, मध्य प्रदेश के हमारे कॉलर हैं। विपिन जी स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार मैम, मेरे 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल मैम ये था कि पहले कहा जाता था कि जो लोग पढ़ा लिखा नहीं है या फिर अनपढ़ है तो क्या करेंगे, बस खेती ही करेंगे, तो क्या अब इसमें बदलाव की आवश्यकता है कि नहीं पढ़ लिख कर भी वैज्ञानिक तरीके से खेती किसानी कर सकते हैं? और दूसरा सवाल मैम ये था कि बहुत सारे प्राइवेट संस्थान भी एग्रीकल्चर का कोर्सेज कराते हैं, तो क्या वहाँ से करना चाहिए? और तीसरा सवाल मैम ये था कि जिन लोगों का ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो चुका है तो उन्हें कौन सा कौन सा कोर्स करना चाहिए ताकि अंजू मैम की ही बन सके? थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। और हमें अच्छा लगता है जब आप हमारा इस तरीके से उत्साहवर्धन करते हैं। सर 3 सवाल हैं इनके। पहला सवाल तो ये कि क्या कृषि के क्षेत्र को लेकर अब सोच बदल रही है, क्या इसे और गंभीरता से लिया जा रहा है और इसे एक व्यवसाय के तौर पर देखा जाए? तो मुझे लगता है पहले सवाल का जवाब ले लेते हैं। बहुत ही अच्छा इनका प्रश्न था और कृषि के बारे में सोच बहुत ही ज़्यादा बदल रही। इवन हम देखते हैं कि आजकल जो IIM IIT के स्टूडेंट्स, वहाँ के पास आउट स्टूडेंट भी आके खेती कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि खेती से
खेती के क्षेत्र में काफ़ी संभावना है। और इस सबसे बड़ी बात है, खेती करने से आदमी अपनी रूट्स है, अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और संभावना इसलिए है कि हमारे जो एक तरह से जो कंजम्पशन हैबिट्स भी धीरे धीरे बदल रही है। अब कल का एक रिपोर्ट आया था कि धीरे धीरे जो हम लोग कंजम्पशन करते हैं, उपभोग करते हैं, उसमें खाद्यान्नों का परसेंटेज जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो कम हो रहा है। फलों सब्जियों का और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट है उनका बढ़ रहा है। तो डिमांड हमारी अब धीरे धीरे चेंज हो रही है, तो उससे हमें काफ़ी नए अवसर आ रहे हैं। उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने के बहुत ज़्यादा अवसर आ रहे हैं, अलग अलग तरह के। जैसे मोटे अनाज की बात करें और सर ने बताया कि 500 हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। जी, जी, जी। तो उस तरह के इवन मोटे अनाज की बात है, समोसे भी आजकल श्रीअन्न के बनने लगे। जी, चलिए, ये पहला सवाल था इनका। अब क्या प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं यानी ये निजी संस्थान है, क्या वहाँ पर भी एग्रीकल्चर कृषि संबंधी शिक्षा ली जा सकती है? क्या ये कुछ विकल्प हैं, क्या ऐसा है? देखो, कृषि शिक्षा तो हम कहीं पर भी जहाँ से मिल रही है वहाँ से ले। बस हमने जब प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूट है वहाँ देखना चाह रहा है कि वह जो जिनकी अप्रूवल है, मतलब वह ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट है, तो आप ज़रूर ले सकते। साथ ही साथ जब किसी भी इंस्टीट्यूट की हम सिलेक्शन करना है कि यहाँ से पढ़ाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वहाँ के जो फैकल्टी है, वहाँ के टीचर है, उस क्षेत्र की जिसकी पढ़ाई करा रहे हैं उसमें सक्षम है नहीं है। थोड़ा सा ये बेसिक्स हमने जानकारी लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने सीखना है। और सीख के हम अगर रोजगारों शिक्षा की बात करें तो हमने प्रैक्टिकल करके देखना है कि कैसे हम दक्षता बढ़ा सकते हैं। तो वो चीज़ें अगर सब अच्छी तरह से हैं, वहाँ की अच्छी फैकल्टी है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से हैं, वहाँ की लैब है, प्रौद्योगिकी को बड़ा सिखाने के सब साधन है, तो हमने करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा सवाल सर, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप कृषि शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो क्या करें? सर, कम शब्दों में ब्रेक लेना है मुझे। कृषि शिक्षा के जो ग्रेजुएशन करने के बाद 2 ऑप्शन है कि एक तो हम मास्टर डिग्री में जा सकते हैं, मास्टर डिग्री करके। दूसरा ऑप्शन ये है कि ग्रेजुएशन करने के बाद में इतने सारे ऑप्शंस हैं, मतलब अगर जॉब के सेक्टर में जाते हैं तो 2 तरह की जॉब, बेसिकली हम जॉब की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र और एक जो निजी सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं आ गई है आजकल, क्योंकि हमारे सीड से रिलेटेड कंपनीज हैं, फर्टिलाइजर से रिलेटेड कंपनीज है, केमिकल से रिलेटेड कंपनीज है, और उस तरह की जितने भी कंपनी है, मूल्य संवर्धित पदार्थ बनाने से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, वहाँ पर भी काफ़ी संभावना है। तो उसके बारे में आगे से फिर और हम चर्चा कर सकते हैं, बात करेंगे। ठीक है सर, अभी हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। और आज हम बात कर रहे हैं हेलो किसान में कृषि शिक्षा और स्वरोजगार की, और साथ ही मोटे अनाज के उत्पादन और इसके निर्यात पर हम आपके सवाल ले रहे हैं और इस पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, ताकि हमारे किसान इन्हें और बेहतर तरीके से समझ सके, इनसे लाभ ले सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें, अपना आर्थिक विकास सुनिश्चित कर सकें। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज श्री अन्न के उत्पादन और निर्यात की, और साथ ही जानकारी दे रहे हैं कृषि शिक्षा और स्वरोजगार की भी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका हम सवाल लेते हैं। नितेश मिश्रा हैं जिन्होंने हमें फ़ोन किया है।
हेलो नीतीश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? नमस्ते मैम, मेरा नाम नीतीश मिश्रा है, मैं नीतीश, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से बात ठीक है कर रहा नीतीश जी। हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैम हम अपने खेत में रबी में जो खरीफ में ज्वार और बाजरे की खेती करना चाहते हैं, तो ज्वार की कौन सी उन्नत किस्म हम लगाएं जिससे निर्यात में अच्छी संभावना हो, और कौन सी किस्म हम लगा सकते हैं खरीफ में ज्वार की, जो उन्नत वैरायटी ICAR ने निकाली हो हमारे प्रदेश के लिए? सर आप तो इस संबंध में तो हम ये सलाह देंगे कि आप अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, क्योंकि उनसे आप जानकारी हासिल करेंगे तो वो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि वो उस क्षेत्र को देखते हुए, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आपको उचित जानकारी दे पाएंगे। और अब तो इस संबंध में बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध है वहाँ पर। जी सर, जैसे निर्यात के बारे में जानना चाहते थे कि किस तरह के श्री अन्न का निर्यात ज़्यादा अच्छा हो सकता है, अगर हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करें, या फिर जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, इतने सारे हमारे मिलेट्स हैं, इनमें से किसकी ज़्यादा हम अगर अंतर्राष्ट्रीय विश्व बाजार को हम अगर फोकस में रखते हैं तो किसके लिए बेहतर रहेगा? देखिए, सारे ही बेहतर हैं, लेकिन जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बाजरा उगाया जाता है, तकरीबन 61% के आसपास, और 26% के आसपास जो है वो उगाया जाता है ज्वार, और 11 से 12% होता है रागी। बाकी जितना बचा हुआ प्रतिशत, बाकी सारे जो हैं वो श्री अन्न है। जी जी। बाकी के जितने कूदो, कुटकी और जितने बाकी सारे हैं, अमरंथ, ये सारे बाकी उसमें आते हैं। और बाजरा सबसे ज्यादा उत्पादन में आता है, तो इसलिए इससे ज्यादा एक्सपोर्ट भी इसी का ही ज्यादा होता है जी। और उसके बाद ज्वार होता है। लेकिन दुनिया भर में ज्वार ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि ज्वार को वो कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं, स्वयं के खाने में भी और इसको फॉडर में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा ज्वार जो है वो चलता है। बाकी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बाजरा बहुत ज्यादा होता तो तीनों ही हैं, लेकिन ज्यादा बाजरा होता है जी। और अब मैं आपको बताऊं कि अब इसके साथ साथ जो हमारे उत्पाद हैं, वो उत्पाद ज्यादा जाने। सर एक सवाल इससे जुड़ा हुआ हम ले ही लेते हैं, जब आपने उत्पाद की बात की है। अंकुर सहाय हैं हमारे साथ, हमारे दर्शक हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के, और ये जानना चाहते हैं इस समय कौन कौन से मोटे अनाजों की खेती की जा सकती है। तो मुझे लगता है जो आपका पहले जवाब था, और मोटे अनाजों के खाद्य प्रसंस्करण संबंधी सरकार की कोई योजना है तो उसके बारे में बताएं, कैसे लाभ ले सकते हैं। तो जहाँ तक तो उत्पादन की हो, तो मैं वही कहूँगा कि अपने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, आपको जानकारी मिल जाएगी वहाँ की स्थिति को देखते हुए। जहाँ तक प्रसंस्कृत उत्पाद की बात है, तो मैंने अभी बताया आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है, जो कि मिलेट का एक सबसे बड़ा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, हैदराबाद में उसकी संस्था है जी। और अब सब ऑनलाइन है, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे या एपेडा की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे बहुत से व्यंजन हैं हम लोगों ने उनके साथ मिलके तैयार करवाए हैं। जैसा मैंने कहा, 500 के करीब व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो भारतीय मूल के लोग खाते हैं, कुछ ऐसे व्यंजन जो कि विदेशी मूल के लोग पसंद करते हैं, लेकिन श्री अन्न के साथ, तो वो भी व्यंजन हमने बनाए हैं। तो उनके साथ मिलके, जो कि उनके टेस्ट की चीज़ें हैं, इन सब को हमने बनवाया है और इसकी रेसिपीज वगैरह भी उपलब्ध है। आप उसके बारे में स्टडी करके फिर आप इसके प्रसंस्करण की तरफ सोच सकते हैं। और निश्चित तौर पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की तरफ से और जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है, इसके अतिरिक्त आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से भी बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जिनको आप लेकर आप इस तरफ आप कदम उठा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और देखिए, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जो हमारे दर्शक हैं वो इसके बारे में जानना चाहते हैं, उत्पाद कौन कौन से बना सकते हैं, कैसे प्रसंस्करण कर सकते हैं। एक और कॉलर है राम निवास जी हैं, जिन्होंने हरियाणा से हमें फ़ोन लगाया है। राम निवास जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, रामनिवास बोल रहे हैं, जिला फतेहाबाद हरियाणा से। जी रामनिवास जी, सवाल बताइए। मैम, हम ये पूछना चाहते हैं भाई, हमने 12वीं कक्षा पास कर ली है और अब कृषि शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमें कैसे, कहाँ फार्म में इसके भरे जाएंगे, किस तरह भरे जाएंगे, कब भरे जाएंगे, ये सब जानकारी हमें चाहिए मैडम। जी जी बिल्कुल। सर कुछ पूछना चाहते हैं आप इनसे सवाल, प्रवीण जी? नहीं, मैं इनको जवाब देना चाह रहा था कि 12th करने के बाद 2 ऑप्शन है हमारे पास। हम BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अगर BSc एग्रीकल्चर नहीं करके हम खुद अपना आमदनी बढ़ाना चाहते हैं या रोज़गार बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इग्नू में हमारे पास अराउंड
10 प्रोग्राम ऐसे जिनको करने के बाद में अलग अलग क्षेत्रों में प्रोग्राम है जिनको करने के बाद में आप अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हो। और जहाँ तक एडमिशन की बात है तो अभी एडमिशन जैसे इग्नू में हम चल रहे हैं, और जैसे हरियाणा में करनाल में हमारा रीजनल सेंटर है, और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आज का तो सारा ऑनलाइन एडमिशन होता है। ऑनलाइन में हम इग्नू की वेबसाइट में जाके ऑनलाइन में आपको सारा डिटेल डालना है, सारे फीस भी ऑनलाइन ही पे करना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। एडमिशन आपका ऑनलाइन कन्फर्म होता है। एडमिशन कन्फर्म होता है तो साथ में आपको एक स्टडी सेंटर मिलता है। उस स्टडी सेंटर पर आपको जाना पड़ेगा, और आपके घर पे पुस्तकें जो इग्नू की बनाई हुई है, पाठ्यक्रम बनाए हुए, वो हम इस तरह से बनाते हैं कि उस विद्यार्थी को एक कहाँ से उसको रॉ मटेरियल मिलेंगे, कहाँ उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, कौन कौन सी मशीनरी चाहिए, कहाँ से बीज मिलेगा, वो सारी जानकारी हम उसमें कंप्लीट जानकारी देते हैं। तो वह एक कंप्लीट पैकेज हम आपको देते हैं ताकि अपना रोजगार आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और एक हमारे पास सर सवाल और आया हुआ है, वो ये भी ले लेते हैं। व्हाट्सएप सवाल हमारे दर्शक का, बहुत सारे दर्शक जो है हमें व्हाट्सएप से सवाल भेज रहे हैं। और सर ये सतीश जी हैं आजमगढ़ से दर्शक, ये कह रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ज्वार की कौन सी उन्नत किस्म है? भारत सबसे ज़्यादा किस मोटे अनाज का निर्यात करता है? डॉक्टर बजाज। हम सबसे ज़्यादा मोटे अनाज का निर्यात, जैसा मैंने अभी कहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बाजरा होता है। बाजरा, जी जी। 61% बाजरा होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा निर्यात भी बाजरे का ही होता है। लेकिन अब मैं यही कहूँगा कि अब तो उसके उत्पाद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे प्रचलित हो गए हैं। बाजरे के भी, ज्वार के भी, रागी के भी, दूसरों के भी, और अब ऐसे उत्पाद आ गए जिनमें मिक्स है, जैसे कि सुबह के नाश्ते से संबंधित ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये तीनों चीज़ें, 4-5 चीज़ें मिक्स करके उन्होंने बनाई हैं। तो ऐसे उत्पाद भी आ गए हैं। अब तो बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जी जी। अब सर एक कृषि शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, हमारे दर्शक हैं ये जबलपुर के, जबलपुर से इन्होंने हमें सवाल भेजा है, और ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ट्रेनिंग कोर्सेज ये कर सकते हैं, और उनकी क्या कोई एलिजिबिलिटी है, ड्यूरेशन क्या क्या हो सकती है, और कहाँ जाकर कोर्स कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से दर्शक हैं हमारे। अब है विश्वकर्मा। जबलपुर में हमारा रीजनल सेंटर है, और हमारे यहाँ 4 प्रकार के कोर्सेज हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं, 6 मंथ के प्रोग्राम्स होते हैं। उसमें पोल्ट्री फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेरिकल्चर, वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, इस तरह के हमारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं। फिर 1 ईयर के डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें भी हमारे यहाँ 6 डिप्लोमा प्रोग्राम हैं। प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मीट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन वाटरशेड मैनेजमेंट, और सबसे ज़्यादा हमने एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोग्राम जो जब हम किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोग्राम हमने जनवरी सेशन से स्टार्ट किया है, लागत प्रबंधन, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल कॉस्ट मैनेजमेंट। इस तरह का प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है। तो ये प्रोग्राम आप कर सकते हैं। उसमें आपको कैसे, क्योंकि आजकल एक बहुत ही ज्वलंत विषय है कि हम आमदनी कैसे बढ़ाएं, या खेती की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उस लागत को ध्यान में रखते हुए हमने नया प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया है, 1 ईयर का प्रोग्राम है, उसको आप कर सकते हैं। अच्छा सर, एक इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, तो साथ ही साथ हम ले लेते हैं। श्याम है राजस्थान से, और ये मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, इसका कोर्स करना चाहते हैं, कहाँ से करें? 6 मंथ का सर्टिफिकेट इन बी कीपिंग हमारे यहाँ से होता है, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और आज जयपुर में और जोधपुर में 2 हमारे इसके रीजनल सेंटर है, वहाँ से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन तो आपको ऑनलाइन होगा। जो लोकल में आपको जो फैसिलिटी जो चाहिए, स्टडी सेंटर की फैसिलिटी चाहिए, प्रैक्टिकल जो सीखना, उसके लिए हमारे 2 रीजनल सेंटर है राजस्थान में, जयपुर में, जोधपुर में, वहाँ जाकर आप कर सकते हैं। हमारे साथ अशोक कुमार जी हैं फ़ोन लाइन पर कठुआ से आइए हमारे साथ। आइए हम बात करते हैं। सर क्या बताइए, क्या सवाल है आपका जी? जी मैम, अशोक जी जी, जैसे जो मिलेट्स वगैरह हैं उनका प्रोडक्ट को ही हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या मिलेट्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उसका प्रोसेस क्या रहेगा? मिलेट को स्टोर करने के लिए सबसे बड़ी शेल्फ लाइफ की बात है, तो इसलिए उसका तो आप एक्सपोर्ट जाना चाहते हैं। स्टोर समझा कि मतलब प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट। जी मैं समझ गया। प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए किसान को क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? तो जो मिलेट है, श्री अन्न
वो भी एक्सपोर्ट होता है, उसके उत्पाद भी एक्सपोर्ट होते हैं। और मैंने जैसे अभी बताया कि उत्पाद अब ज़्यादा एक्सपोर्ट होने शुरू हो गए, क्योंकि अब काफ़ी विविधता उपलब्ध है हमारे पास उसके प्रोडक्ट्स की। तो जहाँ तक किसान की बात है, तो किसान जो है वो एक समूह बनाकर वो उसका एक मिनी प्रोसेसिंग यूनिट भी बना सकते हैं, जिससे कि वो उसका प्राइमरी प्रोसेसिंग करें और उसकी पैकेजिंग जब एक्सपोर्ट करना है तो पैकेजिंग भी अच्छी चाहिए, इंटरनेशनल क्वालिटी की चाहिए, उसकी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं और फिर जो है वो उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमारी अगर बाजार से मांग आती है तो। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि उसको प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ आपको ज़्यादा मिल जाती है, 6 महीने 8 महीने 1 साल तक शेल्फ लाइफ मिल जाती है और उसकी प्राइस भी अधिक मिलती है। तो आपने मिलेट लिया, मिलेट का आटा बनाया और उसके आगे उत्पाद बनाएंगे, उसके बाद कुकीज, पास्ता जो आप बता रहे थे सब बना सकते हैं, पास्ता, पिज्जा, नूडल्स कुछ भी आप इमेजिन कीजिए, अब सब लोग चीज़ें उपलब्ध हैं, आप उसको बनाएं और टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और बहुत कोई बड़ी वो बात नहीं है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। ये भी कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी बना रहे हैं उनसे आउटसोर्स कर लें जी, आप जाएं उनसे आप आउटसोर्स कर मतलब ट्रेडर बन जाए एक तरह से। नहीं, आप आउटसोर्स करें, वो आपके ब्रांड में बना देगा। अच्छा। आपके लिए बना देगा, आपके ब्रांड के लिए बना देगा। इसको B2B बोलते हैं। आप अपने ब्रांड में अपने हिसाब से उसे बनवाइए, अपने हिसाब से पैकेजिंग करिए, वो सब कुछ कर देगा और आप उसको फिर बाजार में बेचिए जाकर। जी। तो काफी चीजें उपलब्ध हैं, बहुत सी स्टार्टअप्स तो अब यही कर रही हैं। जी बिल्कुल, तो कई सारे विकल्प हैं और हमारा मकसद यही है कि जानकारियाँ आप तक पहुँचे। और जब आपके ऐसे सवाल आते हैं तो हमें भी लगता है कि हमारा जो प्रयास है, जो हमारी कोशिश है कि तमाम नई जानकारी आप तक पहुंचे, वो सही जगह पर पहुंच रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में, अगर आपने अभी तक हमें कॉल नहीं किया, अपने सवाल नहीं हम तक पहुंचाए, तो अभी भी समय है, ज़रूर हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल तो कर ही सकते हैं। और एक सवाल है, अब हम ले लेते हैं, हमारे दर्शक हैं, नाम इनका जाकिर हुसैन है, ये हरियाणा के दर्शक हैं। ये जानना चाहते हैं अरंडी की पैदावार मोटे अनाज में आती है, यानी अरंडी क्या मोटा अनाज है, क्या इसकी बिक्री मतलब कैसे ऑनलाइन बेचा जा सकता है? नहीं, ये मोटे अनाज में नहीं आती है, ये तिलहन है और इसको जो है आप जैसे बाजार में बेचते हैं उसको बेच सकते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्रियल इस्तेमाल भी होता है इसका। इसका उपयोग जो है वो इसका विशेष रूप से उपयोग है, वो बेच सकते हैं, पर ऐसा नहीं बिकती है बाजार में। पर श्री अन्न की मतलब इसे आप, जैसे इन्होंने पूछा कि क्या इसे ऑनलाइन बेचा जा सकता है, तो अरंडी को वैसे बेच सकते हैं आप, लेकिन श्री अन्न समझ के ना बेचे, यही कहना चाहिए। श्री अन्न नहीं है ये। जी। सर, अभी एक कृषि शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल आया है, हमारे दर्शक हैं और इनका कहना है कि इन्होंने आर्ट्स में MA किया है और कृषि में वो मास्टर डिप्लोमा करना चाहते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं कृषि में। इनकी उम्र 48 साल है, छपरा से हैं ये, और क्या करें, मतलब कहाँ जाए, क्या ये इनके संभव है? देखो, इन्होंने आर्ट इनका विषय है और ये MA मास्टर डिग्री और डिप्लोमा करना चाहिए, तो इनके लिए हमारे पास एक हमने PG डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस,
एक 1 ईयर का डिप्लोमा है, ये कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम का एक स्पेसिफिक उद्देश्य है, जैसा कि आजकल की रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर में काफ़ी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की हम एग्रीकल्चर में बात कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि MBA एग्री बिजनेस भी अवेलेबल होता है प्रोग्राम, लेकिन वो 2 साल के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है, और उसकी जो करने के लिए फीस भी काफ़ी ऑनलाइन भी होते हैं या सब रेगुलर आपको करने होते हैं? इसमें ये आजकल हाइब्रिड मोड हो गया। अच्छा। कुछ कंपोनेंट जैसे पूरा स्टडी मटेरियल हम ऑनलाइन में भी अवेलेबल करवाते हैं, क्लासेज ऑनलाइन में भी अवेलेबल करवाते हैं। हमारा खुद का अपना इग्नू का टेलीविजन चैनल है, उनके थ्रू हम क्लासेज भी लेते हैं। तो एक तरह से हाइब्रिड, क्योंकि उद्देश्य यही है कि कैसे से सबसे इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से हम हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे शिक्षार्थी थे, उन तक कैसे पहुंचे सकते हैं। तो इनके लिए PG डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस 1 ईयर का प्रोग्राम है। बहुत ही कम हम फीस रखते हैं इग्नू में, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि कैसे हमारे जो अनरिच्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, या हमारे ऐसे विद्यार्थी जो इंस्टीट्यूट तक नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो कहीं काम कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉब में हैं या खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उनके लिए हम एजुकेशन कैसे पहुंचा सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं, विक्रम है, पाली राजस्थान से। आइए इनका भी जल्दी से हम सवाल ले लेते हैं। विक्रम जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। हेलो हेलो जी विक्रम जी, बताएं प्रश्न। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, मेरे को वेटनरी कोर्स करना है मैडम। अच्छा, वेटनरी के लिए वैसे तो BVSC होता है, लेकिन आपको वहाँ तो वहाँ तो कंपटीशन की इस तरह की एक प्रक्रिया है। लेकिन एनिमल से रिलेटेड हमारे पास 2 प्रोग्राम है। एक डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, तो उसमें हम जो डेयरी से मिल्क और मिल्क से प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, हमारे दूध से उत्पाद, जैसे पनीर, उस तरह के घी, खोआ, जो भी मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, उनसे को कैसे बनाते हैं, उसके लिए एक हमारे यहाँ 1 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम है। साथ ही साथ अगर आप जो पशु से रिलेटेड अगर व्यवसाय में जाना चाहते हैं, तो एक 2 मंथ का बहुत ही छोटा प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डेयरी फार्मिंग, और वह बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने उसको बनाया है। वो प्रोग्राम हिंदी में भी अवेलेबल है, तो उसमें पढ़ के आप अपना छोटा सा एक डेयरी उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अब सर हम बात कर लेते हैं मोटे अनाज की। तो जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं, किसान जो है, वो जानना चाहते हैं कि क्या ऑनलाइन विदेशों में बेचा जा सकता है, मतलब एक्सपोर्ट इसे किया जा सकता है। तो अगर हम इसी पर बात करें, अगर हमारे किसान मोटे अनाज को एक्सपोर्ट की दृष्टि से उगाते हैं या फिर ऐसे उत्पाद बनाते हैं, तो उसमें कुछ चेक होंगे, पॉइंट्स होंगे, कुछ मानक होंगे जिनका ध्यान रखना आवश्यक है, वो क्या है सर? बिना मानक के तो संभव नहीं है। मानक तो बहुत ज़रूरी है, और विदेशों में क्या, अब तो घरेलू बाजार में भी मानक उतने ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो मानकों का तो ध्यान रखना, जैसे ही उगाना है वहीं से ध्यान रखना है कि मेरे मानक पूरे होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने भी नोटिफाई कर दिया है, और इसके अलावा कोडेक्स जो इंटरनेशनल संस्था है, उसने भी मानक इसके दुनिया भर में कैसे होने चाहिए, वो भी स्टैंडर्ड्स जिनको बोलते हैं, उपलब्ध हैं। तो मानक शुरू से ही चाहिए। हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा खेती है वो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसको बोलते हैं वो हो, और उसके साथ साथ हमारा जो उसकी मिनी जो प्राइमरी प्रोसेसिंग है उसमें थोड़ा ध्यान रखा जाए, और पैकेजिंग जो है उसका ध्यान रखा जाए। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग जो है अपने अच्छे दाम पर बेच पाएंगे, घरेलू बाजार में भी और विदेशों में भी। ऐसा भी संभव है कि हम स्वयं नहीं बेच पाते, लेकिन जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो आपसे खरीद के ले जाएंगे कि ये प्रोडक्ट जो है हम ले जाएंगे और इसको जो है एक्सपोर्ट करेंगे, उसमें भी दाम अच्छे मिल जाते हैं। और शुरू में ये भी कोई गलत तरीका नहीं, अच्छा तरीका है कि आप जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है उसको दें, वो आगे एक्सपोर्ट कर दे, और फिर जो है धीरे धीरे आप जब पूरी प्रक्रिया समझ लें, स्टैंडर्ड समझ आ जाए, उसकी कॉस्टिंग समझ में आ जाए, सारी प्रक्रिया जब समझ आ जाए तो स्वयं भी जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें। तीसरी बात, एक्सपोर्ट के लिए वॉल्यूम चाहिए होता है, चाहे वो उत्पाद हो या चाहे हम उसको रॉ फॉर्म में भेजें, हमें वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम के लिए ज़रूरी है कि हम अगर समूह बना के करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। FPO FPCs के माध्यम से करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, हम मार्केटिंग भी अच्छा कर पाएंगे और दाम भी अच्छे हम लोग नेगोशिएट कर पाएंगे। जी डॉक्टर प्रवीण, कृषि शिक्षा के बारे में, क्योंकि कार्यक्रम को अब समाप्त करने का समय है, तो क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? और हाँ, उससे पहले जो मानकों की बात कर रहे थे उससे रिलेटेड भी हमारे यहाँ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट
का एक कोर्स है। प्रोग्राम है और वो अपीडा से फंडेड प्रोग्राम है। तो अपीडा ने क्योंकि एक्सपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए जो रिक्वायरमेंट जी, थी जी। कि कैसे मानकों को हम बनाए रखें, उससे रिलेटेड हमारे यहाँ प्रोग्राम है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मेंटेनेंस। जहाँ तक कृषि शिक्षा की बात करते हैं तो कृषकों की आमदनी बढ़ाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में हम युवाओं को एक प्रोडक्टिव वे में यूज करने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों खेती की लागत कम करने के लिए कृषि शिक्षा का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। और आजकल तो जो पाठ्यक्रम जिस तरह से हम बना रहे हैं वो 5 साल पहले की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं। कृषि लागत की जैसे पाठ्यक्रम बनाया, क्योंकि इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिविटी जो बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र की और युवाओं को कृषि क्षेत्र में रखने के लिए कृषि शिक्षा का बढ़ावा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण, आपका भी, डॉक्टर बजाज आपका भी। दोनों ही विषय पर बहुत अच्छी और बहुत सार्थक चर्चा रही और बहुत सारे दर्शकों ने भी अपने सवाल व्हाट्सएप हो, ईमेल हो या फिर टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी हम तक पहुँचाए। आशा करते हैं हमारे दर्शकों को ज़रूर इससे लाभ होगा। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का हमारा विषय क्या होगा आइए डालते हैं उस पर नजर। अगले अंक का हमारा विषय है देसी नस्लों का संरक्षण, संवर्धन और साथ ही बात करेंगे मछली पालन पर। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें पहले से ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी एक बार फिर से नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप हमारे कॉल सेंटर नंबर यानी हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। कार्यक्रम के बाद भी नंबर आपके लिए उपलब्ध है 1800-113-060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप कॉल करें और अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवाएं। और अगर आप चाहें तो हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम को दोबारा भी देखा जा सकता है, पुराने कोई एपिसोड है वो भी आप देख सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर। तो ये था हमारा आज का हेलो किसान, जिसमें हमने बात की स्वरोजगार कृषि शिक्षा की और साथ ही जाना कैसे मोटे अनाज का उत्पादन कर इससे हम वैश्विक बाजार में बेच सकते हैं, यानी इसका निर्यात भी कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।